इंडिया में मैरिटल रेप इज देयर और नॉट देयर? मैरिज में रेप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मैम, वुड यू बी नोइंग कि 60s और 70s में डिवोर्स का रेट क्या रहा होगा और अभी क्या है, कितना फर्क आया होगा? प्रीनप इंडिया में एक डिस्कशन है बट कोई लॉ नहीं है। प्रीनप क्या होता है और क्या इंडिया जैसी सिचुएशन पे ये वर्क होगा? वेलकम टू मसाला चाय विद राहुल महाजन, ज्ञान के साथ मनोरंजन। आज हमारे पास एक खास गेस्ट है, फेमस मैट्रिमोनियल लॉयर मृणाली देशमुख। नमस्ते जी। नमस्ते। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए आपको पूछने के लिए। पहला क्वेश्चन मुझे पूछना है, मैं इसको इस तरह नहीं कर रहा हूँ कि मर्द और औरत अलग अलग है, बिकॉज यू डील विद मैट्रिमोनियल इश्यूज, दैट मीन्स डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ भी हो सकता है, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस। मैं कानून के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि आप अगर मेरी वाइफ है और मैं आपका हस्बैंड हूँ, अगर मैं आपका खून करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ। आप मेरा खून करेंगे तो आपको भी वही सजा मिलेगी, सेम है। अब हम घर में बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, आप मेरी वाइफ है, आप मुझे 2 थप्पड़ मारो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको 2 थप्पड़ मारूं, मुझे तो सजा हो सकती है, वो तो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा। तो मेरा प्रोटेक्शन कहाँ है? मेरी राइट्स कहाँ, इक्वल राइट्स कहाँ है? देखिए, जब आप ये सवाल पूछते हैं तो ये बहुत जायज सवाल है और कई केसेस में ऐसा होता भी है। पर ये जो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं, और आप देखो ये हिस्टोरिकली आप देखिए, नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं वो एक पावर इक्वेशन के वजह से होते हैं। और वहाँ पे हमारी पुरुष प्रधान संस्कृति होने से, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक, वहाँ पे पुरुषों को, मर्दों को ज़्यादा पावर थी, इसलिए वो उन पे ज़बरदस्ती कर सकते थे और करते थे भी। तभी ये कानून नहीं था। ये सारे केसेस देख के अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है 2005 में, जहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्शन मिलती है। और पहली बार नॉट ओनली वाइफ बट इवन लिव इन रिलेशनशिप में एक आध औरत हो तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है। दिस इज द वे द लॉ इज देयर। पर आपने जो पॉइंट किया है वो बहुत ये है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, मतलब पुरुष और स्त्री के लिए समान है? इसका आंसर कानून में नहीं। ये कानून सिर्फ औरतों के प्रोटेक्शन के लिए, द एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। तो इसके लिए ये प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ औरतों को है, ना कि मर्दों को। तो मैं रोड पे चल रहा हूँ, एक लड़की अगर पेड़ के नीचे खड़ी है, मैं उसको थप्पड़ मारूं तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस है या वायलेंस है, असॉल्ट है, क्या आएगा वो? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है जो कोई एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे शादी हो एज हस्बैंड एंड वाइफ, या लिव इन रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपका शादी नहीं हुई हो बट यू आर स्टेइंग एज गुड एज अ कपल। जो डोमेस्टिक रिलेशन में है उसको ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल है, ना कि कोई, मतलब आप रास्ते पे किसी को मारते हो या कोई आपको मारता है। ये जनरल असॉल्ट या जनरल बीटिंग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डिग्री ऑफ द हर्ट इज, अगर औरत होती है या उसको कोई ईव टीजिंग करता है, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बाहर की बातें। It's a special act only for the protection of women in a setup of domestic relationship, जो घर हो या एक मतलब शादीशुदा घर हो या लिव इन रिलेशनशिप का घर हो। इंडिया में मैरिटल रेप इज देयर और नॉट देयर, मतलब मैरिज में रेप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जो सवाल है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है पेंडिंग। और यहाँ पे लेजिस्लेशन के लिए भी पार्लियामेंट में पेंडिंग नहीं है, पर उन्होंने अर्जी की है कि ये होना चाहिए। मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहाँ पे कोई स्त्री को, शादीशुदा स्त्री है, हस्बैंड अगर जबरदस्ती करता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली या किसी भी तरह से, कैन इट बी कंसिडर्ड टू बी अ रेप इज अ क्वेश्चन दैट हैज टू बी डिसाइडेड। शादी में एक सेक्सुअल इंटीमेसी और सेक्सुअल इंटरकॉर्स तो बहुत नेचुरल बात है, इसके लिए शादी होती है, तो इसमें कोई ये नहीं। पर इसको क्या रेप माना जाना चाहिए? तो हमारे हिसाब से एज अ लॉयर, एज अ एक्टिविस्ट, हमको ये लगता है कि जो रेप होता है वो एक स्त्री पे वायलेंस होता है, और अगर वो एक वायलेंस होता है तो वो शायद घर की 4 दीवारी में हो एज हस्बैंड एंड वाइफ, या बाहर किसी के हो, तो वायलेंस इज रॉन्ग एंड दैट इज एन ऑफेंस। पर इसमें फ़र्क ऐसा है कि अगर ये वायलेंस घर के सेटअप में होता है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन्स, 2 persons हु आर देयर, क्या इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एज अ हस्बैंड? यही सवाल चल रहा है।
फिलहाल तो कानून क्या कहता है? There's no kanun. There is no law of marital rape. It is only physical assault, or it could be sexual assault, like in a rape case, in a marital rape case. तो उसके लिए कानून है जिसको IPC के पहले जो BNS होने से पहले जो था 498 के हिसाब से बोलते थे, जहाँ पे वो कानून है कि औरत लोग for the cruelty जो उस पे की जाए, विच इज परपेट्रेटेड ऑन हर से बाय द हस्बैंड, या उसके पेरेंट्स कोई डाउरी वगैरह मानते हैं, तो वो एक क्रिमिनल एक्ट है IPC में, जो अभी भी नए BNS में भारतीय न्याय संहिता में उन्होंने लिया है कि लड़की केस कर सकती है जो वाइफ है या औरत है, हस्बैंड और इन लॉज या कोई भी जो घर के लोग हो उनके अगेंस्ट, पर ये मैरिटल रेप से अलग है, अलग चीज है। बताइए, जैसे कि हम देश भर में एक उदाहरण देख रहे हैं, कुछ समय पहले बात थी, एक लड़की को अरेस्ट किया था। अब क्या होता है, जब रेप केस होता है तो लोगों का नाम नहीं होता है, देयर इज अ कोड नेम गिवन, कोई भी एक होगा, आपका नाम, विक्टिम का नाम नहीं, विक्टिम का नाम नहीं होता है। करेक्ट। सो एक औरत ने 9 स्टेट में 9 लोगों से शादी की थी और उन सबको ब्लैकमेल कर रही थी। तो ऐसे जब वो कर रही है तो कल मेरी बीवी का मेरा कितना भी प्यार हो और झगड़ा हो जाए, हम लोग जाके बोले ठीक है ड्रिंक पी के आते हैं और रात को उसका कंसेंट है। प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट वायलेंस, इट्स अबाउट कंसेंट। करेक्ट। I think the whole law should be based on consent. How will you prove a consent? Tell me, within the 4 walls? You cannot. You and your wife are there, or you and your girlfriend are there for that matter. कमिटेड रिलेशनशिप है, शादी भी नहीं है, देखो। पर द पॉइंट कंसेंट आप प्रूफ कैसे करोगे? अल्टीमेटली कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम? नहीं तो वायलेंस ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि मेरे पे जबरदस्ती होगी, कभी कभी फिजिकल ब्रूजेस होते हैं, कभी कभी जिसको कहते हैं यू नो सब, पर उनका मूड खराब हो गया नेक्स्ट दिन कि भाई मैं इसकी तो बचाने वाली हूँ, तो पर उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा ना। जैसा जैसा आप कह रहे हैं कि उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या हुआ, फिजिकली आपको क्या टॉर्चर हुआ, आपको इमोशनली क्या टॉर्चर हुआ, कोई डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट है क्या, या कोई मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट्स है क्या, ये सब का होगा ना। किसी के कहने से थोड़ी ना कोई कोर्ट करेगा, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ऐसा थोड़ी कि कोई भी केस कर सकते हैं। आपकी बात सही है एक मायने में कि अ फ्यू विमेन, और मैं सबको जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ, कानून का बहुत अब्यूज करते हैं, या कानून का जो है दुरुपयोग करते हैं फॉर अ सेल्फिश गेन। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है विमेंस के प्रोटेक्शन के लिए, हमेशा फॉर फ्रंट पे आते हैं और यू नो हेल्प करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये इतना अच्छा कानून है पर जेन्युइन केसेस तक पहुंचता नहीं है, और कई सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है विमेन, और जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज्ड विमेन, वो इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। Anyways, I don't want to make it against women and men, but मुझे इंडिविजुअल लेवल पे एज अ नागरिक लगता है कि हम शादी करते हैं, 7 फेरों में जो 7 वचन होते हैं, उसमें एक वचन होता है कि आप मेरे बच्चा पैदा करोगी, घर में कोई आएगा उसको पानी पिलाओगी। मेरी 3 बार शादी हुई है, फेरे मुझे सारे मंत्र वैसे ऑलमोस्ट याद हो गए। उसमें सब कुछ तो हम लोग भगवान के सामने बोल ही रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं, यू कैन ट्रांसलेट टू हिंदी, मराठी, इंग्लिश, व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट, एंड यू आर कमिटिंग टू दोज थिंग्स, यू नो, यू आर एग्रीइंग टू हैव अ चाइल्ड। अब इन दैट प्रोसेस से कि नहीं मेरा कल रेप हो गया, तो मिसयूज, मतलब शादी ही तो परमिट है टू गेट इंटीमेट, वरना तो व्यभिचार हो गया ना। ब्रह्मचर्या क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्या की बात हमारे पूरी संस्कृति कैसी है, शादी में अलाउड है सेक्स करना, बस बराबर है। पर ये जो होता है वो विमेन को रिस्पेक्ट देने से, वो विमेन की कंसेंट से होता है, दोनों के, आई एम नॉट से ओनली विमेन, दोनों हस्बैंड और वाइफ के कंसेंट से होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए। व्हाट इज एक्चुअल सेक्सुअल इंटीमेसी? इट इज एक्सप्रेशन ऑफ लव, and that expression of love cannot be by violence. Then the whole concept is wrong. Nobody is saying कि आप sexual intimacy मत कीजिए, कभी कभी passionate भी होता है sexual intimacy, but that is with the consent and agreement of both the parties concerned. But misuse के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। हाँ, misuse के कैसे करेंगे? अभी देखिए, बोलना आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, पर ऐसा थोड़ी ना कोई आप consent letter साइन करोगे कि बाबा today I want to be intimate with you, please consent for it, नहीं होता है। It's not practically possible. Let's have a tea. मसाला चाय। Cheers. अभी हाल ही में सुना है मैंने, कोर्ट ने डिवोर्स से पहले जो 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड है जी, इसको मतलब कम मैंडेटरी नहीं रखा है जी। इट्स अपॉन द जज कोर्ट टू डिसाइड क्या करना है। करेक्ट। इसका मतलब कि एक दिन में डिवोर्स हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन पार्टीज में है,
किसी ने क्रिमिनल केस फाइल किया, किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस ये किया, और अभी वो दोनों समझौता करके कोर्ट में आए हैं. सो देयर आर केसेस पेंडिंग जिसमें डिवोर्स का नहीं है, बाकी सारे केसेस है, मेंटेनेंस है, कस्टडी है, ये है, पर अभी वो सेटलमेंट को आए हैं. वो टाइप ऑफ केसेस, या 18 महीने से ऊपर उनकी सेपरेशन है और दोनों की सम्मति से कह रहे हैं कि हाँ मुझे इट्स मोर देन 18 months दैट वी आर लिविंग सेपरेटली. सो दीज आर द कंडीशंस अंडर विच द कोर्ट हैज गॉट द डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन म्हणजे ऑप्शनल to waive the 6 months mandatory period. It's not the law. It is the law says minimum 6 months and maximum 18 months is when your divorce should be granted. That is if the consent of the parties at the time of the filing or at the time of the final pronouncement of judgment होनी चाहिए. तो ये जो waiver of 6 months जो आप बात कर रहे हैं, इन circumstances में कोर्ट को उन्होंने कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया है कि ये जो है कि आप कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, मतलब डायरेक्शन दिया है कि आप कर सकते हो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है. तो क्यों लोगों को अननेसेसरली 6 महीने के लिए ये सब करने हो एज कम्पेयर टू सम अदर केसेस विच आर. ऐसा नहीं कि मैं आज सेपरेशन के लिए फाइल करूं और कल मेरे को डिवोर्स डिक्री मिल जाए. ऐसा नहीं होगा अनलेस जो ये एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो मैंने अभी बताए वो अगर नहीं है तो फ्रेश केसेस के लिए नहीं, फ्रेश केसेस के लिए नहीं है. आपको मिनिमम 18 months सेपरेशन दिखाना पड़ेगा. फिर कोर्ट की प्रोसेस होती है. बम्बई जैसे शहरों में तो उनको वो नंबरिंग या उसको फाइनल कच्चा नंबर से पक्का नंबर होने कोई 2-3 महीने, 1 आध महीना तो जरूर जाता है. पर आजकल आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी तो डिवोर्स ले सकते हैं. वो डिवोर्स ले सकते हैं, मतलब आपका फिजिकली आना जरूरी नहीं है. आप डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन वगैरह करके, आजकल ई फाइलिंग होता है और तो ई फाइलिंग कहीं से भी हो सकती है. तो लॉयर की जरूरत नहीं, लॉयर की जरूरत तो पड़ेगी, आपकी जरूरत तो है. लॉयर के बगैर तो होगा नहीं. बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट. जरूरी नहीं कि आपको आना चाहिए. तो पहले लोगों को क्या, कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई कहाँ रहता है, केस के लिए आना पड़ता है. तो अभी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अलाउड, फाइलिंग इज अलाउड थ्रू ई फाइलिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जज के सामने जो वेरिफिकेशन होता है वो भी हो जाता है, काउंसलर के सामने जो काउंसलिंग होता है वो ही हो जाता है. कॉन्टेस्टेड मैटर्स में जहाँ पे झगड़ा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आजकल हो सकता है कोर्ट की कंसेंट से. तो क्या आप एक शहर में हो, अगर जैसे किसी को मुंबई में लोग, अगर बांद्रा कोर्ट और फैमिली कोर्ट है, तो आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं कि आपको आना पड़ेगा? फिर आपको रीजन दिखाना पड़ेगा क्यों नहीं आ सकते. So you have to be out of station or out of station or you're not well or you're not unable for disability. So you can't say कि मेरा ये facility है. It's not a facility. No, it is an option given for the benefit of the litigants who are unable to come. Otherwise the law is कि जज को पूछना चाहिए, हाँ राहुल तुम agreeable हो, whatever who's the partner, are you agreeable, कोई जबरदस्ती तो है नहीं. ये पूछना कोर्ट की जिम्मेदारी है. और ये वेरीफाई करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस देखना, कभी कभी किसी के बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कोई जबरदस्ती हो रही है, तो कोर्ट को पता चलेगा ये यहाँ पे थोड़ा नॉट एवरीथिंग इज क्या कर सकते हैं जबरदस्ती. तो फिर दे विल से नो, आई डोंट थिंक सो दैट योर कंसेंट इज देयर, कम आफ्टर 1 month, कम आफ्टर 2 months. Oh, like that. So they have the option. क्या होगा उस 1 month 2 month में? कुछ भी हो सकता है. वो लड़की आके बोल सकते है कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, जबरदस्ती कर रहा था और मुझे डिवोर्स देना ही नहीं है. फिर क्या होगा कि डिवोर्स नहीं तो होगा? नहीं होना तो नहीं. कंसेंट, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों की कंसेंट होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग टिल द फाइनल. जिस तरह से डिवोर्स होते हैं ना, जितने बढ़ गए अभी, मैं सोचता हूँ जैसे अभी 6 months का वेव ऑफ कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है, मगर मैं सोचता हूँ कि जैसी कोई कपल मिलते हैं एंड दे वांट टू गेट मैरिड, ऐसा लॉ बनना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए कि भाई आप अपने आप को रजिस्टर करो एंड यू कैन बी लाइक डीम टू बी मैरिड एंड 6 महीने के वापस आके बोल दो आप कोर्ट में कि आपको शादी खुद करनी है. हाँ, तो बहुत सारे लोगों का निकल जाएगा इसमें. सही बात है. इसको क्या कहते हैं जो आप कहते हो कि जो वेवर ऑफ 6 months कूलिंग ऑफ पीरियड होता है डिवोर्स पिटिशन फाइल करने के बाद, जो हम अभी कम करें, आपका ये कहना है कि मैंडेटरीली 6 महीना पहले शादी के लिए आई अंडरस्टैंड शादी के 6 months प्रायर टू द शादी उनको एक साथ मतलब बातचीत करके ये करके लेट देम बी अंडरस्टैंड ईच अदर एंड देन अग्री टू गेट मैरिड. ये जो बाद में आप करते हो वो पहले कर दो बिकॉज मैं बोलता हूँ 50-60-70% लोग निकल जाएंगे, आएंगे नहीं कोर्ट में वापस. एब्सोल्युटली देन all these problems will go away. 6 आप 3 महीना साथ में रह लोगे, उसके बाद बराबर जो टूटना है वो टूटना ही है. First 1 year is always difficult. 6 months
1 ईयर इन जनरल, जिनको बता रहा हूँ, फर्स्ट 1 ईयर बहुत डिफिकल्ट रहता है शादी का, कभी आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। टीदिंग प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। हाँ, क्या रीजन देखते हैं आपके आज? जैसे कि एक जमाने में, मतलब जब मैं छोटा था, तो डिवोर्स बहुत बड़ी बात थी, यू नो। ऐसा नहीं था कि सब लोग सुखी थे, ऐसा नहीं था कि सब लोग एक साथ, बट वहाँ पे काफी सारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस थे। और ये सोशल रिस्ट्रिक्शंस थे, पहले तो लोग क्या कहेंगे, दूसरी बात ये थी एक आध औरत होती तो वो कहाँ जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी अगर मैं हैप्पी भी नहीं हूँ, मुझे कहाँ, मेरे पेरेंट्स तो मुझे घर में नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है, तुमको वहीं रहना है, वापस नहीं मेरे लेंगे। पास नहीं, काफी लोग नहीं लेते थे। अभी परिस्थिति अलग है, या उसके पास खुद का पैसा नहीं था कि वो अपने बलबूते कुछ अपनी रोजी रोटी कर सके, तो ये सारे कंपल्शन थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा था कि मेरे फैमिली को क्या होगा, मेरे बच्चे होंगे तो उन पे क्या सोशल प्रेशर पड़ेगा, क्या उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके लिए, और एक टैबू जिसको अभी हम कहते हैं, एक टैबू था कि डिवोर्स की बात ही मत कीजिए। तो ये सारा जो है अभी चेंज हुआ है, और अभी लोगों में एक प्रकार की जागरूकता आई है, और वो जागरूकता से ऐसा आ गया है कि अगर हम किसी सिचुएशन में हैप्पी नहीं है तो आप ट्राई कीजिए वहाँ पे रहने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। पर अगर नहीं होता है तो आपको डिवोर्स लेने में इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैम हमें ये बताइए, अगर साथ ही रहना है तो जब आजकल लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कुछ लेजिटिमिटी है, आपने बोला डोमेस्टिक वायलेंस में भी आता है, तो क्यों ना लिव इन रहे? बिकॉज लिव इन में तो उतना तो सब कोर्ट कचहरी करना नहीं पड़ेगा। डिवोर्स करना, शादी करना और डिवोर्स करना उससे बेटर नहीं कि लिव इन करना और ब्रेकअप करना। आपके पास कम लोग आएंगे तो आपके नाम का बिजनेस का नहीं, अभी तो लिविंग वाले भी आते हैं, तो ऐसे मतलब अच्छा, एक काम के मतलब डिफरेंस इसमें ऐसा है राहुल, मैं आपको अगर बता दूं कि शादी के फॉर्मेट में एक क्या जिसको बोलते हैं लीगल फॉर्मेट है, उसमें राइट्स, उसमें ड्यूटीज, उसमें जो सब अपना हक होता है प्रॉपर्टी पे या हक होता है किसी, इसमें ये सब कार्व्ड आउट है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एक औरत की तरफ से मैं बात कर रही हूँ ओनली आपको समझने के लिए, एक औरत की तरफ से डोमेस्टिक लिव इन रिलेशनशिप में, जिसको मैंने कहा डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है, लिव इन रिलेशनशिप में उसको सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है या कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। अगर एक कोई कमाने वाला मर्द हो और जो लड़की है लिव इन रिलेशनशिप में वो कमाती नहीं है या थोड़ा फर्क कमाती है, तो उसको फाइनेंशियल भी प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर कुछ फिजिकल मारा मारी हुआ या कुछ भी हुआ तो वो भी एक प्रोटेक्शन होती है। शादी में आपके जो राइट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और कभी कभी आपके चिल्ड्रन होते हैं, वो उसको भी एक फैमिली का स्टेटस होता है। अभी लिव इन रिलेशनशिप में भी चिल्ड्रन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बच्चे नहीं होते, बच्चे हर कपल को चाहिए, होते हैं, पर वहाँ पे फिर कभी कभी, और ये लीगली बात सही नहीं है, एक बात आई थिंक आपके दर्शकों को और आपको राहुल मैं बता दूं कि द कोर्ट कभी भी चिल्ड्रन को इलेजिटिमेट नहीं समझती, शायद वो शादी में हो या शादी के बाहर हो। इलेजिटिमेट अगर कुछ होता है तो वो होता है रिलेशनशिप। ओह, बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चों को हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम किसी नाजायज की औलाद, जो हम हिंदी सिनेमा में जो डायलॉग्स होते हैं कि तुम नाजायज के औलाद हो एक्सेट्रा, ऐसे नहीं होते, क्योंकि कोर्ट बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बच्चों को क्या पता मेरे पेरेंट्स शादीशुदा है या लिव इन रिलेशनशिप में है या ऐसा ही कैजुअल इसमें हो गया है, तो उनको ये दाग लगाना कि तुम नाजायज हो, ये कानून को बिल्कुल आपकी रिलेशनशिप जायज है या नाजायज है, ऐसा फर्क है। तो फिर क्या एडिशनल एडवांटेज हुआ? मतलब शादी के लिए नहीं, मतलब जो लोग रह रहे हैं और बच्चे वैसे भी नहीं कर रहे, बच्चों की तरफ से बोलो तो अलग बात है। मेरे ख्याल से आपने आंसर मुझे किया, अगर बच्चे कर रहे हैं तो शादी करो, तब तक आप लिव इन में रह सकते हो, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आप लिव इन के, मेरे पास काफी नहीं मतलब 5-10 केसेस आए हैं जहाँ पे जो बच्चा एक लिव इन रिलेशनशिप से हुआ है, तो पहले उसमें फाइट, मतलब उसमें कॉन्टेस्ट हुआ, अभी वो हमने सेटल सब कर दिया है, तो वहाँ पे उसके जो राइट्स होते हैं वो भी लॉ में लिखे हुए हैं। पर आप अगर पूछते हैं कि अगर शादी करना क्यों चाहिए, शादी करना चाहिए क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है जो मरी हुई नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स है थोड़ा, उसको जिसको कहते हैं कि सम ट्रबल्स इन द मैरिज, और आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं। पर शादी ये इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द सिविलाइजेशन,
और फॉर द फैमिलीज टू गो इन फर्दर। इतना आप शादी को इतनी ऐसे तरह से नहीं देख सकते, अरे इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे डिवोर्सेस होते हैं, क्यों करना शादी, क्या करना है, नहीं, दिस इज नॉट द वे टू लुक एट इट। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो सदियों से चली आ रही है, जो इंस्टीट्यूशन के कोई हिस्टोरिकल मायने हैं, कोई कल्चरल मायने हैं, फैमिली मायने हैं, मॉरल मायने हैं, और इसके हिसाब से वो दूसरी जनरेशन होती है उनको आप एक वैल्यू सिस्टम्स भी देते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज वाई शादी का डिस्कार्ड करना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यू केसेस में डिवोर्स होते हैं, फ्यू केसेस में झूठे इल्ज़ाम होते हैं। इसके ये 10% है, 15% मैक्सिमम, वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बाकी के जो है उन पे नहीं होता है। आप मैट्रिमोनियल लॉयर है, आप सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस देखते हैं, करते हैं, उसके बाद भी आपका जो ऑप्टिमिज्म है शादी को लेके कि करना चाहिए, ये देख के मुझे लग रहा है कि मतलब हाँ मैंने भी चौथी शादी करनी चाहिए। द पॉइंट इज शादी एज एन इंस्टीट्यूशन का समाज में होना बहुत जरूरी है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ बिल्कुल एग्री। अच्छा, बीच में ना एक रूमर्स जो चल रही थी लोगों के पास कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि शादीशुदा मर्द के साथ गर्लफ्रेंड रह सकती है। अब लोगों ने सोचा कि दैट मीन्स एवरी मैन कैन हैव अ गर्लफ्रेंड। मैं समझाता हूँ वो ऑर्डर जो मैंने समझा, जो मेरे नॉलेज में, आप मुझे करेक्ट कीजिए। लड़की के माता पिता हाईकोर्ट में गए, कहा कि हमारी बेटी है वो एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करके उसके साथ रह रही है, तो आप कोर्ट का ऑर्डर लाइए, कोर्ट ऑर्डर करे उसको कि वो घर से जाके अपने घर आ जाए। तो कोर्ट से आई कैन नॉट टेल एडल्ट वेयर टू लिव। करेक्ट। इसका पूरा मतलब लोगों ने चेंज कर दिया, बहुत कन्वीनियंटली चेंज कर दिया। नॉट ओनली चेंज कर दिया, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम एक शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती हो। कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि ये अडल्ट है, उसको खुद ये डिसीजन लेना है, गलत सही जो कुछ है वो हम तय करेंगे, पर आपको एज पेरेंट्स कोई हक नहीं बनता अडल्ट लड़की के बारे में कोर्ट में। तो इट इज मोर ऑफ दैट आउट ऑफ कोर्ट दिस थिंग कि किसको कहाँ रहना है बताएंगे, नो यस, बता ही नहीं सकते वैसे तो। और वो लॉ नहीं है, पहले बात है, वो लोग जो सोच रहे किसी और का कुछ ऐसी आया था लड़कियों के लिए कुछ है। पर बीच में और एक बार मैं सुनी थी कि अगर शादीशुदा लाइफ में आप हैं, आपकी वाइफ के बॉयफ्रेंड से अगर आपकी वाइफ को बच्चा होता है, अगर आप जेनेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, तभी भी लीगली आपका बच्चा माना जाएगा। नहीं, ये कहाँ से आया था? ये क्या इसका नहीं, इसके क्या होता है कि एक तो इसमें दो चीजें हैं। अगर आप शादीशुदा है और आपके वाइफ को एक बॉयफ्रेंड है, तो वो उसका पैरामोर या जिसको बोलते हैं बॉयफ्रेंड है, करेक्ट। उसके अगेंस्ट क्या आप कर सकते हो? पहले क्रिमिनल केस कर सकते थे, अभी वो डिक्रिमिनलाइज हो गया है, आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर उन दोनों के संबंध में एक बच्चा हो गया और अगर वो हस्बैंड को पता नहीं है, उसको लगा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, ये मेरा बच्चा है, हम जाके हॉस्पिटल में डिलीवरी करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ये सब करते हैं, बच्चा भी मानता है कि ये मेरा फादर है, उसको क्या पता मेरा डीएनए ये फादर से है कि नहीं, तो ये सब होता है। तो सिर्फ ओनली जेनेटिकली, जैसे आप बोलते हैं कि डीएनए मैच नहीं होता है, कि बायोलॉजिकल फादर कोई बॉयफ्रेंड है, इसकी वजह से अगर क्या लड़के को यहाँ से उठाना और उनको दे देना लड़के के हित में है क्या, बच्चे के हित में है क्या? उसमें कुछ एज डिफाइंड है कि 1 महीना का हो 10 साल का, फर्क बहुत है ना। सो देखिए क्या होता है कि छोटा बच्चा जो होता है उसको एक समझ नहीं होती है, तो वो कर सकते हैं। पर हमेशा एक बात देखिए, कस्टडी के मैटर्स में इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे के भले में हो वही कानून करता है, ना कि किसी का राइट के मैं बायोलॉजिकल फादर हूँ या मैं अडॉप्टिव फादर हूँ या मैंने उसको बाप का प्रेम दिया है। ये सब फैक्टर्स रहेंगे, पर जो कोर्ट सोचती है कि ये सही है, इनके पास होना जरूरी है क्योंकि ये बच्चे के हित में है, वही ऑर्डर कोर्ट करती है, ना कि राइट्स ऑफ द एल्डर्स। परफेक्ट, वेरी वेल सेड। अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर 2017, इस जजमेंट में सुप्रीम ने कहा है सेक्शन 32B सेम थी जो आपने पहले पूछा था ना। वैसे मैम, वुड यू बी नोइंग कि 60s और 70s में डिवोर्स का रेट क्या रहा होगा और अभी क्या है, कितना फर्क आया होगा? काफी बड़ा है, पर ज्यादा बड़ा नहीं है। तभी भी होते थे तो क्या होते थे कि 60s में एंड 70s में अभी होते थे, एक परसेंटेज था, वो परसेंटेज इतना हाई नहीं था। अभी जो हो रहा है वो
आप देखोगे मेरे पास केसेस आते हैं विद इन 2 months ऑफ मैरिज, 20 years ऑफ मैरिज, और कई जन 25-30 years ऑफ मैरिज। जो 25-30 years ऑफ मैरिज है जिसको बोलते हैं ग्रे डिवोर्स। ग्रे मतलब हमारे बाद जो सिल्वर हो लगते हैं 45 के बाद जो उम्र होती है, उस उम्र में जिनकी उम्र 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, वो लोग भी आज के तारीख में काफी अप्रोच करते हैं कोर्ट्स को डिवोर्स के लिए। मतलब जिनकी शादी समझो 30 साल हुई है, उनमें ज्यादा वेंजेंस भी होते हैं, उनको ज्यादा वेंजेंस भी होते हैं, उनको सच बात है क्या? मैं तो सो वेंजेंस होता नहीं है उसमें। क्या होता है कि देखिए मैंने मेरी सब ड्यूटीज परफॉर्म की है। मैं ये शादी में पहले दिन से आई वॉज नॉट हैप्पी, बट मेंटेन करना है, बच्चे हो गए, बच्चों का देखना है। अभी बच्चे बड़े हो गए, स्कूल में हो गए, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, अभी वो सब सेटल है। अभी मुझे नहीं रहना है, अभी आई वांट टू लीड माय लाइफ, कि या मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन है क्या देखना है। अच्छा, ऐसे भी होता है। ओल्डेस्ट क्या आपने देखी अपने करियर में? ओल्डेस्ट कपल क्या एज? 75 a male? मेल हाँ, and a woman I've seen around 70-75, around same, मुझे 1-2 साल का फर्क होगा। क्या रीजन उनका था? बस इतना साल हमने सहा है, अभी मुझे मरना शांति से है। शांति से मरना है, मतलब जहाँ प्रेम है इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना ये है कि मुझे अभी, इसको हम योगा में कहते हैं ना, डीप ब्रीदिंग करनी है, और मैं इसके साथ रह के नहीं हो सकता। ओशो जो सही कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं उतनी घृणा होती है। बिल्कुल, आप जिसे उतना प्रेम करते उतनी नफरत करते हो, और आप जिसकी जितनी इज्जत करते हो ना उसको उतना ही बेइज्जत करना चाहते हो। ये मन है अपना। यस, वेरी सैड। हाँ, वेरी सैड, बट द रियलिटी, ये रियलिटी है। अभी चाइल्ड मैरिज जैसी कुछ चीजें हो रही है कि कुछ जगह पर? अभी राजस्थान में कई जगह हो रही है, और अभी भी उनका ये कहना है कि देखिए आप कानून के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर हमारी संस्कृति और कस्टम के हिसाब से आप देख लीजिए, हमारे इसमें ये होता था। और इसमें क्यों है? ताकि कोई लड़का बहक ना जाए जब उसकी उम्र हो जाती है 20-21 की, तभी वो इसी लड़की से डिवोटेड रहे। सिमिलरली लड़की बहक ना जाए इधर उधर जाके कि नहीं मेरी शादी हुई है, पर अब अभी मेरा ये नहीं गौना जिसको कहते नहीं हुआ है, मैं अभी तक हस्बैंड के साथ, क्योंकि 18 साल तक मैं उसके नहीं जा सकती। तो ये उनका जस्टिफिकेशन है, कानून का जस्टिफिकेशन है कि तुम बच्चों का कैसे कर सकते हो। उनको समझ भी नहीं है क्या शादी की मतलब क्या है। यूएस में कुछ स्टेट्स में, कुछ रिलीजियस ग्रुप में मैंने जो स्टडी किया था, ये अलाउड है कि 15 साल की लड़की शादी कर सकते हैं। तो मुस्लिम लॉ में कई केसेस मुस्लिम लॉ है। हाँ, उसी के हिसाब से हुआ होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, आप देखिए मुझे अगर मैं 16 साल की हूँ, कि मुझे ड्राइवर का लाइसेंस मिलेगा? नहीं। मैं ओके, क्या मुझे वोट करने का राइट मिलेगा? अकाउंट ओपन करने का राइट मिलेगा? नहीं। पर यूएस में 16 साल को ड्राइवर का लाइसेंस मिलता है, तो उनका कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो अगर ड्राइवर्स लाइसेंस मिल सकता है, तो शायद आप जो स्टेट्स में है, जो जिसको बोलते हैं राइट स्टेट्स होंगे। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ यूएस जैसी जो फ्री एंड मैच्योर डेमोक्रेसी देन आवर्स, उनके लॉज मतलब वो और रिफाइंड है। यूएस में अगर आप लॉ से चल रहे हो तो आपको प्रेसिडेंट भी टच नहीं कर सकता, मतलब उतना उनका ये है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना ज्यादा है वहाँ। तो वहाँ अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि स्पेसिफिक कम्युनिटी हो, भले वो नेटिव इंडियंस हो, मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, उनकी ट्रेडिशन को पालते हैं। कुछ स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, शायद नहीं भी हो रहा हो, लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसा क्या रोक रहा है हमारे यहाँ कि हम अपनी ट्रेडिशन को नहीं मान रहे हैं? जैसे आपने कहा कि शादी भी ट्रेडिशन है। नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं बाकी के बारे में नहीं बोल सकती। कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है, जो अभी कानून है, पर चाइल्ड मतलब चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 18, बिकॉज दैट इज द एज ऑफ माइनॉरिटी इज बिलो द एज ऑफ 18। ये भी एक्ट में है, ये हम खुद अपने दिमाग से नहीं करता है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट में क्या कहते हैं? इंडियन मेजोरिटी एक्ट में है, व्हेन अ पर्सन इज 18 you become a major, लड़का या हो या लड़की। But when you want to get married, the girl has to be 18 minimum, the boy has to be minimum 21। क्योंकि वहाँ शादी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पे एक जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो, तो कोई किसी तरह से बचपना नहीं होना चाहिए, और आपको वो समझ हो, आपको वो जो इसकी ग्रेविटी है रिलेशनशिप की, वो पता चले, ऐसा होना चाहिए। मगर आयरनी ऑफ सिचुएशन इज, आज भी बचपना 18 साल और 21 साल के बच्चे कर ही रहे हैं। बच्चे ही है, हम तो उनको बच्चे, मेरे एज के साथ बच्चे ही बोलूंगा। बट कानून उसको शादी करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि वोट करने की भी इजाजत देते हैं। प्रीनप इंडिया में एक डिस्कशन है, बट कोई लॉ नहीं है।
अभी एक टॉम क्रूज और उनकी गर्लफ्रेंड एना डी आर्मस, उनका फेमस कपल कुछ दिनों के लिए थे वो, मगर उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि प्रीनप पे वो एग्री नहीं किए. प्रीनप में ऐसी कंडीशंस थी कि तुम ये करोगे तो वो होगा. ये प्रीनप क्या होता है और क्या इंडिया जैसी सिचुएशन पे ये वर्क होगा? ओके, प्रीनप का मतलब है प्री नप्शल अग्रीमेंट. नप्शल का मतलब होता है शादी. ओके, तो प्री शादी से पहले जो अग्रीमेंट होता है, हस्बैंड इंटेंडिंग पार्टी, मतलब जो हस्बैंड या वाइफ जो होते हैं, तो उनका ये कहना है कि आजकल हम ये देखते हैं, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए ना मैम, इतने सारे केसेस होते हैं, 2-2 महीने में, 1-1 साल में होते डिवोर्सेस हो जाते हैं, फिर पैसे के लिए झगड़ा होता है, कभी कभी बच्चा हो जाता है, तो ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि ये सब शांति से हो सके, या ये कोई प्री डिटर्मिन्ड हो और पहले से तय किया हो. तो आजकल इंडियन लॉ में प्रीनप अग्रीमेंट ये एक्सेप्टेबल या वैलिड नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि देखो, प्रीनप तो नहीं हो सकता, पर आप एक MOU बना सकते हैं, प्राइवेट MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंटेंडिंग कपल, कि अगर हमारा डिवोर्स हो जाता है तो उस डिवोर्स में हमारे अगर कोई प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा फाइट क्या होती है प्रॉपर्टी पे या बच्चे पे. बच्चे का प्रीनप हम नहीं करते क्योंकि ये कोर्ट तय करती है कि बच्चे की उम्र क्या है, जब वे कोर्ट जाते हैं झगड़ा करने के लिए, या उसके इंटरेस्ट में क्या है. पर हम ये तय कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल क्लेम्स है या व्यवहारिक क्लेम्स जो है, वो उसका हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड के पास शादी से पहले 100 रुपया है, खुद का कमाया हुआ, गिफ्टेड. वाइफ के पास कुछ नहीं है, पर भी वो फिर शादी के बाद वो 1000 रुपया कमाते हैं, तो उसमें वाइफ का शेयर क्या रहेगा? क्या उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी जो 100 रुपया है उसमें उसका कुछ स्टेक रहेगा क्या? और अगर प्रॉपर्टीज जॉइंटली लेते हैं तो उसमें वाइफ का स्टेक क्या रहेगा? तो ये अगर हम पहले से अग्रीमेंट करके रखते हैं और दोनों अग्री होते हैं, तो हम कोर्ट को बता सकते हैं कि ये दोनों कपल का ये इंटेंट था, ये उनका इंटेंशन था कि ऐसे करे. मैंने ये ऐसी कोई कहानी सुनी थी बीच में कि एक लिविंग कपल ने एग्रीमेंट बना के रखा था और लड़की ने बोला कि नहीं, और देन दे डिड नॉट वर्क आउट. तो लड़की ने रेप केस का आरोप किया उस पर, जो नॉर्मली सब जगह नहीं हो रहा, कुछ जगह होता है. दैट टाइम ये एग्रीमेंट दिखाया गया जज साहब को, और जज साहब ने कहा ऐसा एग्रीमेंट कौन बनाता है? अगर ऐसा एग्रीमेंट बनाया, दैट मीन्स हिज इंटेंशन वाज मैलिफाइड. Yes. Do you think that's a fair judgment? So I would see, जजमेंट में I cannot comment, बट मैं ये कह सकती हूँ, इसको देखने के 2 तरीके होते हैं. जज ने देखा कि तुम्हारा इंटेंशन ये गलत था, इसीलिए रेप का सिचुएशन हुआ है और इसलिए आपने ये अग्रीमेंट किया. दूसरा एक तरीका हो सकता है कि उन्होंने अग्रीमेंट किया ताकि उसमें कोई फॉल्स केसेस ना हो, ये ना हो, और इसके हिसाब से उन्होंने अग्रीमेंट किया था. पर लड़की ने, ये केस में नहीं होगा, पर इन एनी अदर केस, कि लड़की ने उसका दुरुपयोग किया है और फॉल्स केसेस किए हैं. ये अग्रीमेंट इसके लिए करते हैं, ये मॉरल बाइंडिंग है. एक आज की तारीख में अगर हम प्रीनप इंडिया में करते हैं, वो एक मॉरल बाइंडिंग है, ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं. बट ये मॉरल बाइंडिंग अगर मैटर कोर्ट में जाता है, तो ये अग्रीमेंट कोर्ट में दिखा सकते हैं कि ये हमारा अग्रीमेंट था, आप इस पे विचार करो या इसके बियॉन्ड विचार करो. आप तो कोर्ट, आप तो फाइनल डिसीजन मेकर हो, पर आप इसका भी आप जरा ध्यान में रखिए व्हेन यू आर डिसाइडिंग द इशू. बट जब हम लोग MOU नॉर्मली इज नॉट वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ लॉ, नॉर्मल ऐसे बोलते हैं MOU इज between two parties to understand. Yes, it's only 2 parties to understand. It has been notarized, it has been signed by the witnesses. मतलब लड़की के फादर ने भी किया, लड़के के फादर, थोड़ा तो ऑथेंटिसिटी आएगा ना. आएगा, मतलब एकदम 100% वैलिड नहीं होगा. तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत चीजें अलाउड होती करना, जो हम जाके वहाँ करते हैं, हाथ नोटराइज करते हैं, उसको सब करते हैं. वहाँ बहुत सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व, यू नो. मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 1 रुपया नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. When there is a money involved and we cannot go like कि भाई मेरी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की आज है, उसमें कुछ भी होता है तो तुम्हारा 50 करोड़ का हिस्सा है. पर जब मैं दोस्त नहीं, वो मैं लाया हूँ अपनी, बट जब अगर 200 की बनती है तो जो 200 बना है उसमें अब तेरा मेरा 50-50 हो सकता है. नहीं, वो तो परसेंटेज पे रहता है. हाँ. कभी कभी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, वो जो अर्धांगिनी बोलते हैं, बिकॉज योर सपोर्ट. देखिए कई लोग हैं, जैसे शाहरुख खान की वाइफ थी और शाहरुख के साथ थी,
वो शाहरुख को शाहरुख बनने तक साथ में थी. शी कैन से कि तेरे जितने 3,000 करोड़ है उसमें मेरे 1,000 करोड़ उनका बन सकता है, बिकॉज तो उसमें क्या होता है, ये प्रीनप जो एग्रीमेंट्स होते हैं, क्लॉजेज रहते हैं कि फर्स्ट 5 years ऑफ मैरिज हाउ मच विल यू गेट, से 20% ऑफ माई वेल्थ सपोज, ओके, और 10% ऑफ माई वेल्थ, देन फर्स्ट 10 years और 20 years के बाद इट्स अ लाइफ टाइम ना. हाँ, बट इनहेरेंट प्रॉपर्टी पे नहीं शेयर करना चाहिए ना. नहीं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्रायर टू मैरिज और जिसको बोलते हैं गिफ्टेड प्रॉपर्टी, इस पे उनका हक नहीं बनता. इसलिए वो लिखते हैं, वी राइट इट डाउन कि दिस इज द सेपरेट प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 which is either self acquired before marriage or it is inherited from grandfather, grandparent or it has been gifted by anybody. ये मेरी सेपरेट क्लेम नहीं रहता, उस पे नहीं रखना, ये हम लिखते हैं. नहीं, बट लॉ क्या बोलता है, लिख किसी तो लॉ बोलता है कि जो तुम्हारा नेटवर्थ है वो देखना चाहिए. इसी चक्कर में क्या कर रहे हैं लोग ना, अपने चाचा मामा मम्मी डैडी के नाम पे प्रॉपर्टी रख रहे हैं, कोई अपने नाम पे रख ही नहीं रहा है. तो वो कभी कभी कोर्ट उसके भी ऊपर जा सकते हैं ना, वो देखते हैं ना ट्रांजैक्शन. आई थिंक मोर देन कोर्ट्स ना, वी शुड रिलाई ऑन लेजिस्लेशन इन अ सेंस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट्स. Courts' job is not to make law. Their Correct. job is to interpret it, yeah. interpret the law the way they can, and they have the freedom. But I think legislation नहीं बनाना अच्छी चीज है जो मैरिज के लिए है. भले वो डोमेस्टिक वायलेंस की हो, भले वो प्रीनप की हो, भले वो चाइल्ड मैरिज की हो, भले वो कोई भी चीज की हो, एक संस्था, एक संस्कृति देश की है. तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट ने, विधानसभा ने, जो स्टेट में जो लेजिस्लेशन चाहिए वो लेजिस्लेशन आने चाहिए. बिकॉज वी कैन नॉट आस्क एवरीथिंग बाय कोर्ट कि सब कुछ कोर्ट करे, उनका काम नहीं है करना, यू नो, बिकॉज दैट्स व्हाई वी गॉट. मतलब मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव and judiciary. These are the three. These are the three legislative pillars. will be still supreme. Of course, because they are the lawmakers, na. Parliament is supreme over everybody. Yes. But these are not like कि इसका ऑर्डर उसका ऑर्डर. It's checks and balance of democracy, you know. अगर कई बार होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, पार्लियामेंट में जाके हम लोग लॉ चेंज कर देते हैं, ऐसा होता रहेगा तो कुछ भी करते रहेंगे. सो आई फील कुछ जो हर सवाल का जवाब कोर्ट के पास नहीं है. जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उन्होंने इसको ध्यान देना चाहिए, और जनता ने ये आवाज उठानी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें गलत रेप केस होते हैं, हमें डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो भी हो रहा है. अपने लोक प्रतिनिधि के साथ में बात करिए, आपके एमएलए एमपी खास करके, कॉर्पोरेटर से नहीं, वो कर नहीं सकता कुछ भी, तो वो उनसे बात कीजिए सो दैट यू नो यू कैन रिजॉल्व एंड ये नए लॉ बन सके. और लॉ बनने में टाइम नहीं लगता. रुना जी, थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you so much. Pleasure to be Honor with you. to be with you. Thank you. Please subscribe, like and share. Thank you so much.